नमस्ते एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन लास्ट टाइम में क्या पढ़ना चाहिए। और मैंने मैथ के ऊपर तो पहले ही आपको बता चुका हूं कि आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए। इस बार मैं आपको केमिस्ट्री के तौर पे बताऊंगा कि आपको केमिस्ट्री में किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में स्टूडेंट जहाँ कंपटीशन की तैयारी करते हैं और यदि आपका मैथ सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट में और आप पीसीएम स्टूडेंट के हैं, तो उसमें आप देखेंगे जनरली ऐसा होता है कि केमिस्ट्री एक काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट बन जाता है हम लोगों के लिए। क्योंकि मेरा भी मैथ था, तो मैथ और फिज़िक्स तो हमारे लिए ठीक होते हैं, लेकिन हमें जहाँ तक 2 सालों के का दौर ये इंटर का होता है, तो हमें मैथ और फिज़िक्स तो पढ़ने में अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं हमारे केमिस्ट्री पीछे छूटते जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप केमिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो केमिस्ट्री में मैंने ऐसा क्या किया था जो आप मेरी बात सुनेंगे। तो मैंने अ, कई सारे वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं पिछले साल ही अपने बोर्ड के एग्ज़ाम को दिया हूँ। और आप मैंने अपने रिपोर्ट मार्क्स भी शो किया था कि उसमें मेरे सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स आए थे, इवन केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए थे। तो आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं कि मेरे केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए थे, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। और मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि आपको कितने क्या तैयारी करनी चाहिए और लास्ट टाइम में आप क्या करेंगे जो आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे सब्जेक्ट वाइज। क्योंकि मैंने भी केमिस्ट्री में तैयारी किया था, खासकर मेरे सब्जेक्टिव में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए थे सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन को छोड़ के मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए थे और काफ़ी हाई स्कोर मैंने किया था। तो आप अगर मेरे स्कोर को जानना चाहते हैं तो आप उन वीडियो में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप केमिस्ट्री में क्या क्या कर सकते हैं और आपको लास्ट टाइम में क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी का सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि वो इतना लेंदी होता है, उसका लैंग्वेज इतना लेंदी होता है कि यदि अगर आप केवल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को समझ ही नहीं पाएंगे वो क्या कहना चाहता है। आप लाइन वाइज पढ़ते चल जाएंगे, आपको लगता है कि समझ में आ रहा है, लेकिन आपको समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी 11th और 12th दोनों लिंक करके लिखा हुआ रहता है। अगर आपको 11th के कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो 12th में जो बुक लिखे गए हैं उन्हीं 11th के कॉन्सेप्ट पे आधारित लिखे हैं, और वो बुक का लैंग्वेज पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पर ही है। और यदि आपको पता नहीं हो कि 11th के जितने भी चैप्टर है, इवन सारे चैप्टर आपको सही ढंग से होने चाहिए, तब आप 12th के एनसीईआरटी के पढ़ सकते हैं किताब को। लेकिन अगर आप कंपटीशन के हैं जैसे कि नीट या जेई के, तो आप एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैं स्पेशली इस वीडियो में मैं बोर्ड स्टूडेंट के लिए तय करके रखूँगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं। इवन बोर्ड में भी एनसीईआरटी के काफ़ी अच्छे वेटेज है, क्योंकि उसी पे आधारित हमारे क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी के लिए आप अभी के टाइम में काफ़ी कम समय बचे हैं, तो आप एनसीईआरटी को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी के मेन बुक को ना पढ़ के आप ये बुक पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप। इसमें 11th और 12th दोनों के दिए हैं नोट्स, और इवन ऑब्जेक्टिव दोनों दिए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। इसे आप पढ़ेंगे तो आप काफ़ी आसानी से लैंग्वेज लिखा गया है, 11th और 12th को काफ़ी सेपरेट करके लिखा गया है। तो आप इस बुक में अगर आप 12th देखेंगे तो 12th में आपको ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छे संख्या में मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज,
नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स भी इसमें बना हुआ है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और इसमें आपका हर ज़रूरत को पूरा किया गया है। अगर आप अच्छे से 2 या 3 महीने प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे यकीन है कि आप काफ़ी अच्छे स्कोर करेंगे। और काफ़ी अच्छे स्कोर का मतलब है आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे। अगर आपने इसे 1 से 2 बार कर लिया, एक बार भी अगर आपने अच्छी तरीके से इसे पढ़ा और आप पहले से भी पढ़े हुए हैं थोड़ी थोड़ी भी, तो यकीन मानिए कि केमिस्ट्री में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप क्या एक बुक से आपसे हो जाएगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरे टीचर ने भी कहा था कि 1000 बुक को पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 1000 बार पढ़ लेना चाहिए। अगर आप ये रूल अपने जीवन में अपनाते हैं तो हर एक कंपटीशन में, हर एक एग्ज़ाम में आप औरों से काफ़ी कहीं अधिक होंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इससे रिलेट करेंगे, या फिर आप इवन हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो आप इससे ही रिलेट करेंगे कि हम पढ़ना तो बहुत कुछ चाहते हैं और इसके चक्कर में बहुत सारे मटेरियल, अलग अलग टीचर्स के नोट्स, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर, तरह तरह के मार्केट में जो अलग अलग पब्लिकेशन के हैं उनके मॉडल पेपर इतना न जमा कर लेते हैं कि लास्ट टाइम में कुछ नहीं कर पाते। इवन जो हमारे बेसिक्स होता है, बेसिक्स का मतलब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अब तक तो आपने क्वेश्चन बैंक कर ही लिया होगा चैप्टर वाइज या फिर फुल। अगर आप अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, रैंक लाना चाहते हैं, टॉप 10 में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो आपने अब तक तो क्वेश्चन बैंक ख़त्म कर ही लिया होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। और नहीं भी किया होगा तो अभी भी टाइम है, आप क्वेश्चन बैंक को ख़त्म कर सकते हैं। और बोलेंगे कि आप कुछ नहीं पढ़े हैं, ऊपर ऊपर पढ़े हैं, या फिर आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं। इवन आप कोचिंग में भी सारे टीचर प्रैक्टिस की ओर आ गए हैं, तो आप अगर उसमें कोचिंग में अपना समय ज़्यादा खवाते हैं और कुछ समझ नहीं आता, तो मेरे भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी के टाइम में आपको सेल्फ़ स्टडी करना चाहिए। यदि आप कोचिंग से पीछे छूट चुके हैं, और सेल्फ़ स्टडी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप NCERT एट योर फिंगर टिप है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं। और अगर आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है या फिर एक टीचर की ज़रूरत है तो आज के टाइम में AI टूल का दौर आ गया है। मेरे टाइम में तो 2023 में आ गया था, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं भी उसका इस्तेमाल करता। अभी के टाइम में चैट GPT आपने सुन रखा होगा, गूगल का जेमिनाई ये भी सुन रखा होगा। इन सब का उपयोग करते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ को छोड़ के। मैथ के लिए मैं आपको बताया हूँ कि आप दूसरे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मैथ के अलावा सारे सब्जेक्ट के लिए आप चैट GPT, गूगल जेमिनाई, गूगल का होमवर्क सेक्शन होता है, उसमें आप जाके हर तरह के क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप अपने भाषा में उससे पूछ सकते हैं। वो आपको हर तरीके से, हर एंगल से आपको बताएगा कि इस एंगल में, इस लाइन में क्या हो रहा है, इस तरह से क्या हो सकता है। अभी के टाइम में सेल्फ़ स्टडी करना बहुत ही आसान हो गया है। पहले के टाइम में एक रूम में बैठा हो रहा था, कुछ समझ नहीं आता है। अभी के टाइम में 1000 तरह के टूल हैं, और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अब के टाइम में हर स्टूडेंट के पास मोबाइल तो होगा ही। अगर आप इन सब का इस्तेमाल करते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन डालिए एक्सेप्ट JEE एडवांस को छोड़ के, इवन JEE मेंस के भी कुछ क्वेश्चन को छोड़ के, आप यदि बोर्ड के तो 100% सारे क्वेश्चन आपको हर तरीके से वो सॉल्व कर ही देंगे। इन सब का इस्तेमाल कीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए,
जो सदियों से चला आता है कि मैं आपको कोई हवा में बात नहीं बताऊंगा कि आपको 1 सेकंड में ये गाना सुनना चाहिए, वो गाना सुनना चाहिए, इस तरह से मेडिटेशन करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो सब अभी के टाइम, अब जो समय निकल गया है वो सब शुरुआती तौर में ठीक है, लेकिन अब के टाइम में अपने जी जान लगा दीजिए, क्योंकि अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हालांकि बोर्ड एग्ज़ाम आपके किसी भी फ्यूचर को तय नहीं करता है। अगर आप इसमें फेल करते हैं, पास करते हैं, टॉप करते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए जहां आज के टाइम में इतना कंपटीशन है, यदि आप अच्छे स्कोर करते हैं, रैंक लाते हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होंगे। आप हर स्टेज में अपने आप को खड़ा पाएंगे कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, मैं मेहनत करूँगा, हर एग्ज़ाम को पास करूँगा। इस तरह से आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम को हल्के में मत लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके लिए मुझे उम्मीद है आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। इन सभी को प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए सही होंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।